जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि अभी आरपीएफ में एसआई बने हैं और एसआई बन करके ना इन्होंने अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपितु अपन देखेंगे कि पूरे जावरा क्षेत्र का और रतलाम जिले का नाम और साथ ही हमारे गांव आख्यादे का नाम रोशन किया है। तो भाई आजाद सिंह जी सोलंकी को बहुत बहुत बधाई। और आपसे पहले मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें बताएं। मेरा नाम आज़ाद सिंह है और मैं आख्यादे विलेज से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल है 1st से 8 तक यहीं हुई है। उसके बाद 9th 10th मैंने गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल महात्मा गांधी से की है और उसके बाद 11th 12th मेरा इंग्लिश मीडियम था माइलस्टोन और उसके बाद ग्रेजुएशन फिर गवर्नमेंट कॉलेज से की है और ये मेरा प्रथम प्रयास था और जिसमें मेरा चयन हुआ है और आज मैं एसआई बन के ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया हूँ यहाँ पे घर पे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जब आप अब रेलवे में एसआई बन गए हैं और उसके पहले और आज में आज आपको क्या अंतर दिखता है लोगों के स्वभाव में, और आपके आसपास में भी आपको दिखा होगा कहीं कहीं बहुत बड़ा अंतर आया होगा, उस अंतर के बारे में थोड़ा बताएं हमें। अंतर तो ये देखने को मिलता है जैसा दूध और घी में होता है। अच्छा अच्छा। जैसे दूध की कीमत पहले देखा जाए तो 50 रुपये लीटर होती है और घी 350-400 रुपये लीटर में मिलता है। बिल्कुल। तो ये अंतर देखने को मिलता है। सम्मान में परिवर्तन होता है, माता पिता का रुतबा है, माता पिता गर्व महसूस करते हैं और कहीं भी आप जाते हैं आते हैं तो लोगों में एक नज़रिया बदल जाता है कि यार ये कौन व्यक्ति है जो मतलब अपने गांव से निकला है, और सम्मान ज़्यादा बढ़ जाता है। देखा जाए तो सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और आवक बढ़ जाती है, जिसे गांव की भाषा में बताना चाहूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने, क्योंकि दोस्तों अगर आपका भी कुछ सपना है तो निश्चित रूप से आप ये सुन सकते हैं। आपने सुना होगा क्या बताया अभी इन्होंने, यानी कि आपके सम्मान में जो वृद्धि होती है, आपके माता पिता के सम्मान में जो वृद्धि होती है ना, उसका आनंद का बखान शायद ये अभी नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी निरंतर मेहनत करते रहें, आप भी ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आरपीएफ एसआई का जो है ये सिलेबस क्या होता है इसका, और ये कितने चरणों में एग्जाम होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको अभी नहीं पता होता है कि ये क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं। आरपीएफ एसआई सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेलवे मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर में काम करती है। अच्छा। और इसके सिलेबस में होता है कि 120 मार्क्स के क्वेश्चन वगैरह रहते हैं। अच्छा। तो 35 मार्क्स की मैथ्स रहती है, 35 मार्क्स की रीजनिंग रहती है और 50 मार्क्स का जीके जीएस रहता है। जीके जीएस में करंट अफेयर रहता है और जनरल स्टडीज, साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, सारी जो जनरल स्टडीज होती है वो सारी आती है। अच्छा। और रीजनिंग में थोड़ा देखा गया है कि 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आते हैं, इंग्लिश ग्रामर के भी पुट कर देते हैं वो। अच्छा अच्छा। और इंग्लिश ग्रामर जो जनरल जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है वो रहती है, और मैथ्स रहती है जो थोड़ी एडवांस लेवल की रहती है। पर देखा जाए तो बेसिक लेवल उसमें ज़्यादा रहता है। तो आपके कितने नंबर आए थे उसमें से, कितने में से कितने आए थे, ये आप बताएंगे थोड़ा। 120 में से मेरे 95 मार्क्स थे। अच्छा अच्छा। और जब स्केलिंग हुई थी तो स्केलिंग के बाद मेरे 105 मार्क्स थे। अच्छा 105 हो गए थे आपके, तो बहुत बहुत 120 बधाई आपको। और निश्चित रूप से दोस्तों आपको बता दूँ ये हमारे गांव आख्यादे से ही है, तो इन्होंने हमारे गांव आख्यादे का नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे हैं उसमें अंग्रेजी से भी क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से भी कुछ ग्रामर के, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अपनी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तभी हम कुछ बड़ी जॉब पा सकते हैं, क्या ऐसा है या ऐसा कुछ नहीं, आप बताएंगे। इंग्लिश ग्रामर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पीएचडी लेवल तक की आनी चाहिए या एमए लेवल तक की आनी चाहिए। जनरली देखा जाए तो जो बेसिक ग्रामर होती है, जैसे सोरो का मतलब दुख होता है, वीप का मतलब रोना होता है, तो सोरो की कहाँ यूज करेंगे, सोरो, वीप, क्राई, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं, बस यही पूछा जाता है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती हो। अच्छा, हाँ, जो सामान्य जो इंग्लिश है जो आनी चाहिए, क्योंकि जो 10th लेवल की रहती है वो आनी चाहिए। क्योंकि आप ऑफिसर बनने चाह रहे हो तो जो जनरल इंग्लिश होती है, गो, रन, जैसे ऑपरेट, अगर आप मोबाइल चलाते हो उसको ऑपरेट बोलते हैं, कंप्यूटर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है ऑपरेट होता है, दौड़ते हैं उसको रन बोलते हैं, कार चलाना, कार को ड्राइव बोलते हैं, बाइक को राइड बोलते हैं। तो ये जो जनरल चीजें होती है ये इतना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। आना ही चाहिए, सही क्योंकि बात। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो इतनी चीजें आपको कम से कम आना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी ये जो एग्ज़ाम है ये कितने चरणों में होती है। एग्जाम में सबसे पहले तो फॉर्म भरा है, उसके बाद ऑनलाइन सीबीटी हुई थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा अच्छा। बस एक ही चरण था उसमें, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस था। बिल्कुल। उसके बाद फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया और जैसे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया उसके बाद मेडिकल टेस्ट और उसके बाद सीधा ज्वाइनिंग लेटर आया था ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग करो। बहुत बढ़िया। तो अच्छा फिजिकल में आप थोड़ा बताएंगे कि मतलब कितना क्या मापदंड मानते हो। जैसे आप 4200 ग्रेड पे के ऊपर जाते हैं, जैसे ऑफिसर या सबऑर्डिनेट ऑफिसर बनने जाते हैं तो आपका फिजिकल
बिल्कुल लो लेवल का हो जाता है। जैसे 6 मिनट और 30 सेकंड थे आपको 1600 मीटर कंप्लीट करने के लिए, और आपको 12 फीट जंप करना थी और 3 फीट 9 इंच हाई जंप करना थी। अच्छा अच्छा। बस। यानी कि दोस्तों आप जैसे जैसे बड़े स्तर पर जाते हैं, ऑफिसर लेवल पर जाते हैं, तो वहाँ पर फिजिकल इतना नहीं मांगते हैं, या वहाँ पर आपको मांगा जाता है आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, है ना। ये कहने का मतलब कि ये है कि अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े पद तक जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी अभी ट्रेनिंग पश्चिम बंगाल में हुई है, तो पश्चिम बंगाल की ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसे अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके साथ हुए हैं? पश्चिम बंगाल के दौरान, वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान मैं ये चीज़ सीखा है कि जो एमपी है अपना मालवा, हाँ। इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। क्या बात है। देखा जाए तो बंगाल वगैरह में जो बड़े शहर हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे सफाई है, पर जो छोटे कस्बे हैं, गांव है या छोटे शहर है, वहाँ पे गंदगी बहुत है। और देखा जाए तो वो सब मांसाहारी लोग ज़्यादा हैं उधर, अच्छा अच्छा अच्छा। और आपको मछली वगैरह, मुर्गे, अंडे, ये चीज़ खाने को मिलती है, और नॉर्मली अपने इधर का खाना नहीं मिल पाता उधर खाने के लिए, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। और देखा जाए तो अपने इधर लोग जैसे फ्री बैठे रहते हैं, बहुत बार मैंने देखा चौराहे पे सही। कोई कुछ ताश खेल रहे होते हैं या इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो जैसे ही बंगाल और जितने ये दूसरे शहर है या दूसरे जो राज्य है, बंगाल राज्य है, खड़गपुर और कोलकाता, उधर जाएंगे तो आप ऐसे फ्री घूमते हुए लोगों को नहीं देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति फ्री बैठा है तो वो एक टोकरी उठाएगा, एक मछली पकड़ने का जाला लेगा और उसको लेकर तालाब में जाएगा, 2 किलो 5 किलो मछली पकड़ेगा, उसको लाके चौराहे पे बेचेगा। अच्छा। और पैसे कमा के अपनी जो आमदनी है वो आमदनी करके घर चला जाएगा। तो उधर के लोग उद्योग और जो देखा जाए कि खुद का बिजनेस है वो करने में ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। बिल्कुल। यानी कि और आप कोई ऐसी चीज़ें भी बताएं हमें जहाँ पर आपको लगा हो कि उस अनुभव के दौरान कि यार ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी आपको, उस ट्रेनिंग के दौरान वो चीज़ें बताएं हमें थोड़ी। अब पूरी ट्रेनिंग में 9 महीने की ट्रेनिंग इसलिए रखी गई है कि जो कैडेट होता है, प्रशिक्षु होता है, उसका नया जीवन होता है। अच्छा अच्छा। मतलब उसका पुनर्जन्म होता है देखा जाए तो जो बॉडी लैंग्वेज है, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सारे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अपने यहाँ पे आए किसी भी कुर्सी उठा के बैठ गए या किससे कैसे बात कर रहे हैं, और जो एक रैंक वाइज होता है, जो चेन होता है, वो ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाई जाती है। बहुत बढ़िया। तो आपका अनुभव निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रहा होगा, और आपको वर्दी में देखकर हम काफ़ी मतलब कहते हैं गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। अब आपसे मैं अगला क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो अक्सर युवाओं के साथ ऐसा होता है, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बहुत लीन रहता है। सोशल मीडिया हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, और आजकल पबजी जो गेम हुआ, तो इसमें रहते, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, और क्या आप भी इन चीज़ों का यूज़ करते थे, और अगर यूज़ करते थे तो इसको कैसे मैनेज किया आपने, ये बताएंगे हमें। इसके पहले मैंने 2 एग्ज़ाम दिए, एमपी कांस्टेबल की भी दी है जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। अच्छा अच्छा। तो इन्हीं सोशल मीडिया के चलते कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रह जाता था। बिल्कुल। तो जैसे ही मैं एसआई की तैयारी कर रहा था तो मैंने व्हाट्सअप और फेसबुक है इसको एड्स और कैंसर की तरह लिया कि ये बीमारी है, तो इस बीमारी को बिल्कुल पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाए। और व्हाट्सअप का उपयोग तभी करता था जब मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं कहीं से मंगवाना होता था या कोई नोट्स मंगवाने होते थे। तो देखा जाए तो अगर आपको कोई ज़्यादा काम नहीं है तो व्हाट्सअप फेसबुक बंद करके आप टेलीग्राम का सहारा ले सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूट्यूब पे अच्छे चैनल है, तो आप यूट्यूब टेलीग्राम का यूज़ करें, न कि व्हाट्सअप और फेसबुक का। बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने। दोस्तों अगर इस समय आपने, इस समय में, ये युवा काल है दोस्तों, अगर इस समय आपने अगर सही दिशा पकड़ ली है तो निश्चित रूप से आपका पूरा जीवन जो है वो संभल जाएगा, जैसा कि आजाद सिंह जी ने बताया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपसे मैं अगला क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप जो है बिल्कुल, मैंने देखा है कि आप बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं, अपना कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है, अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, और उसके बाद में अपने छोटे से गांव से थे। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बड़े शहरों में जाएंगे या बड़े शहरों में रहकर ही हम जो है बड़ी जॉब पा सकते हैं या बड़ी नौकरी पा सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा जरूरी है कि हम बड़े शहरों में हो तभी इस प्रकार की जॉब पा सकते हैं, या फिर हम जो अच्छे बैकग्राउंड से हो तभी ऐसा कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं कहूँ तो प्रतिभा कोई शहर में पैदा नहीं होती। बहुत बढ़िया। प्रतिभा ऐसी होती है कि आपको खुद को अंदर से डेवलप करना पड़ता है। बहुत। तो देखा जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शहर के लोग, मेरे वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में 442 थे हम वहाँ पे कैडेट, 442, उनमें से 60% लगभग कैडेट जो थे गांव से बिलोंग करते थे। क्या बात। और गांव के बच्चे जो होते हैं उनमें पहले से समझ होती है, और सबसे पहले देखा जाए तो 12th तक उनको पता नहीं होता करना क्या है। उसके बाद जैसे फिर वो एक डायरेक्ट किए जाते हैं कि आपको ये करना है। और एक जैसे थोड़ी गरीब भी रहते हैं गाँव वाले, अधिकतर देखा जाए तो जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनमें देखा जाए तो पैसों की थोड़ी कमी होती है। हाँ। तो वो लोग क्या होते हैं कि सीधा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं यार अपने को अब कुछ करना है। और घर की आर्थिक स्थिति का, जैसे मैं कॉलेज जाता था तो
पर्सनल बाइक नहीं हुआ करती थी, टेम्पो या बस से जाते थे। बिल्कुल। तो मन में कुछ था कि यार अपनी खुद की पर्सनल बाइक हो, कार हो, तो इसको लेकर थोड़ी उत्तेजना थी, और क्यों ना अपन भी एक अच्छा जीवन जिए। मेरे दोस्त फ्रेंड वगैरह थे, वो कार से आते थे, बाइक से आते, तो अंदर से एक आती है, सही लगता था, अंदर से एक महत्वाकांक्षा थी कि मेरी भी क्या कुछ करें अपन। तो इसको लेकर थोड़ा मोटिवेट रहता था मैं काफ़ी, और फिर इधर उधर ध्यान भटकना बंद हो गया था। बहुत बढ़िया। दोस्तों आपको बता दूं, मैं एक कहावत है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, और उसी को चरितार्थ किया है भाई आजाद सिंह जी सोलंकी ने। और आपने एक बात और सुनी होगी कि आपका जन्म गरीब के घर हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, बिल गेट्स है ना भाई, क्या कहा है कि आपका जन्म जो है किसी गरीब के घर हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाएं, इसमें आपकी ही गलती है। हाँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा था हाँ। रतलाम में, ओम साईराज हॉस्टल है, वहाँ पे रह के मैं पढ़ता था। एक रूम था, उसके अंदर मैं रहता था, अकेला पढ़ता रहता था। तो तब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, जो पॉलिटी के हैं दिनेश गहलोत सर, उनके। अच्छा। तो उसके दौरान ये बिल गेट्स का एक छोटी सी लाइन में पढ़ रहा था, वहाँ पे थंबनेल डाला हुआ था कि आप गरीबी में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, परंतु आप गरीब मर जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। सही बात। तो फिर उससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुआ, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक सामान्य परिवार का लड़का जो बिल गेट्स थे, वो जब पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो फिर इसको लेकर थोड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ी और प्रयास जारी किया। अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा हमको। और आप ये बताएं कि आपने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिया था या खुद ही आपने सेल्फ स्टडी करी, इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आजकल चलता रहता है कि नहीं, हम जैसे इंदौर हुआ, दिल्ली हुआ, वहाँ जाएंगे, अच्छे कोचिंग संस्थान में अपन भाग लेंगे, है ना, तभी हम जो है बन पाएंगे। ऐसा आप बताएं, क्या आपका क्या राय है? इनिशियल स्टेज में जैसे मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था, तो मैं इंदौर गया, 4-5 दिन जैसे डेमो क्लासेस होती है वो अटेंड की, पर वो कोचिंग कुछ जमी नहीं वहाँ पे, मतलब केवल फीस कमाने का एजेंडा चल रहा था। तो फिर वापस में जावरा आया, और कुछ टाइम तक आर्यभट्ट एकेडमी पे अर्जुन सर से मैंने मैथ्स पढ़ी, और कुछ टाइम तक मनीष सर जो टैलेंट एकेडमी चलाते हैं जावरा में, उनसे मैंने मैथ रीजनिंग थोड़े टाइम पढ़ी, और फिर एडवाइस लेता रहता था करना क्या है। और जैसे जो इनिशियल स्टेज जो होती है, अगर उसमें थोड़ा सा जैसे जो ट्रिक्स होती है, अगर वो सीखने के लिए आप ज़्यादा नहीं, अगर 4-5 महीने कोचिंग कर लेते हैं तो ठीक है। बाकी पर जो जीके जीएस है वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कवर नहीं करवा सकता। सही बात। वो आप मैथ रीजनिंग में जो लॉजिक लगते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो जीके जीएस है उसके लिए आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं कि वहाँ पे जाओगे आप तो केवल जीके जीएस पढ़ाते रहेंगे, मैथ रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते। पर जीके जीएस जो बच्चा है, एक आम समझ वाला व्यक्ति, वो खुद पढ़ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैथ रीजनिंग आप चाहें तो मैथ रीजनिंग अच्छे से कोचिंग पे पढ़ें, बाकी जीके जीएस का जो जितना भी लॉजिक है, सिलेबस है, वो ऑनलाइन सर्च करें, यूट्यूब पे पढ़ें, और खुद घर पे रह के तैयारी करें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसका बार बार रिविजन करें, बस ये बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने कि देखो कोई जरूरी नहीं है आप किसी कोचिंग संस्थान पर डिपेंड रहकर ही तैयारी करें। हाँ, उन पर थोड़ा बहुत डिपेंड, जैसे इन्होंने बताया कि मैथ्स रीजनिंग के आप कुछ फार्मूले हैं या कुछ ट्रिक्स हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आपके समय की बर्बादी नहीं होगी। और कोचिंग संस्थान जैसा इन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं वो क्या एक मार्केटिंग हो गई है आजकल, है ना, कहीं वो अपना मार्केट चलाने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों आप सेल्फ पढ़िए और रेगुलर तैयारी करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप जो आज रेलवे में एसआई हैं, तो इसके बनने का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले श्रेय मेरे माता पिता, बिल्कुल, और उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा मारने पीटने वाली मेरी दोनों बहनों को जो मुझे अनाराम से लेकर, किताब पढ़ने से लेकर, इंग्लिश से लेकर सारी चीज़ें उन्होंने दोनों ने सिखाई है। सोनकुंवर सोलंकी, अन्नूकुंवर सोलंकी, 100% श्रेय उनको जाता है। और उसके दौरान जो मेरी कोचिंग में सहायता करी, अर्जुन पाटीदार सर, और उसके बाद मनीष सोनी सर। और देखा जाए तो जैसे मैं हॉस्टल में नाम आता है ओम साई राम, वहाँ पे राजेश अंकल, उनके वहाँ पे मैं रह के पढ़ाई करता था। तो वहाँ पे 2 कैडेट थे जो मेरे साथ में तैयारी कर रहे थे, एक थे दीपक सेन और एक थे सदाशिव शर्मा। तो उन दोनों ने, देखा जाए तो ग्रुप स्टडी में मुझे सदाशिव शर्मा ने मैथमेटिक्स पढ़ाई वहाँ पे, हम दोनों ग्रुप स्टडी करते थे 2 से 3 घंटे पर डे। और जो दीपक सेन का नाम बताया मैंने, हथुनिया के हैं वो। अच्छा। उन्होंने मेरे को जीके जीएस याद कैसे करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने से याद नहीं होता, उसको ट्रिक से याद करिए, उसको समझिए। उन्होंने मेरे को मैप से पढ़ना सिखाया कि आप कैसे मैप बनाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। तो इसका श्रेय जो है 50% श्रेय मैं सदाशिव शर्मा और दीपक सेन को देना चाहूँगा, 100%। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे ही मेरा रिटर्न एग्जाम निकला, वो किसी कारणवश वो रह गए, क्योंकि वो जीके जीएस शायद ज़्यादा ना पढ़ पाए। और उसके बाद जो फिजिकल के लिए मैं इंदौर गया था, तो वहाँ पे महिपाल सर हैं जो चौहान इंडिया चलाते हैं, फिजिकल की ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे करी। अच्छा। और वहाँ पे शिवदत्त सिंह देवड़ा, राज,
और दिलीप चौधरी, ये सब मेरे साथ में रहे। उन्होंने मेरे को 13 दिन में मात्र 13 दिन में मेरा फिजिकल कंप्लीट करवाया। उसके बाद आरडी गए हम वहाँ पे और मेडिकल चेकअप करवाया। बहुत सारी चीज़ें हुई इस दौरान, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, पर मेनली जो मेरे साथ में रहे ये लोग थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताएंगे आप गांव में से भी कोई आपका कोई रहा है या फिर ऐसा कोई साथी रहा है या फिर ऐसा जैसे अकेले से बिलोंग करते हैं आप, तो यहाँ से या माता पिता के अलावा भी किसी का रहा है आपके पास, मतलब शेयर किया नहीं, आप उनको भी कहना चाहेंगे या उनका काफ़ी आपका सपोर्ट रहा है? क्योंकि निश्चित रूप से आप एक छोटे से गांव से रहने वाले थे, है ना, और छोटे से गांव रहने के बाद आप सरकारी स्कूल से आपने पढ़ाई करी है और मुझे पता है कि आपके साथ में बहुत सारी दिक्कतें रही है ना, तो उन दिक्कतों को आपने कैसे फेस किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा का रहा है। बहुत बढ़िया। मैं जब आज तक मैंने कभी भी किसी भी पुरानी बुक से नहीं पढ़ा है। फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तब तक एक भी पुरानी बुक नहीं ली। जब भी सिलेबस आता था नया बुक, चाहे सिलेबस चेंज हो, चाहे 1500 के आए या 2000 के आए या 2500 के आए, मैंने कभी भी आज तक पुरानी बुक से नहीं पढ़ा है। तो मम्मी का बहुत सपोर्ट रहता था, पापा का कि जा खरीदना है खरीद ले। मैं बोलता था किताब खरीदने जा रहा हूँ 500 चाहिए, बोले बुक खरीदने जा रहा है तो 1000 रुपये लेके जा, कोई बात नहीं तू जा। तो माता पिता का, और कभी भी उन्होंने यूँ नहीं बोला कि तुझे आज ये खेत में सोयाबीन कट रही है तो वो सोयाबीन उठा के तेरे को इधर रखना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा है। और देखा जाए तो मैंने खेत में कभी पानत भी नहीं करी है, जो घर पे सब करते रहते हैं आजकल के लड़के। और देखा जाए तो मोबाइल खरीदने से लेकर एक छोटी रिंग खरीदने तक भी कभी भी मैंने खुद का कमाया नहीं। अब जो कमा रहा हूँ मैं ट्रेनिंग के बाद, अब कमाना शुरू हुआ है ट्रेनिंग के दौरान। तो मैं कहना चाहूँगा माता पिता से कि अपने बच्चों को, जैसे उसको मोबाइल चाहिए तो उसको ऐसा न फोर्स करें कि तू भाई पैसे कमा और तू मोबाइल खरीद के ला। फर्स्ट थिंग है उस बच्चे को पढ़ने दिया जाए, जितना वो चाहे उसको सबसे पहले पढ़ने दो, आप उसको सपोर्ट करो। कभी भी अगर आप उसको अर्निंग में लगा दोगे तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और अगर आप मोटर देखना चाहते हैं, अगर मोटर में जो एक तरफ पानी आएगा तो वो ज्यादा आएगा, बल्कि अगर दो में बांट दोगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो जैसे माइंड भी डाइवर्ट होता है। सही तो बच्चे का 100% फोकस जो होना चाहिए सबसे पहले पढ़ाई में होना चाहिए। 23 साल 25 साल तक पढ़ाई करो, कम से कम 25 साल तक पढ़ाई करो, उसके बाद कमाने के बारे में सोचो। बिल्कुल सही। जैसे बीसी बुद्धि तीसरा धन, ऐसे जो कहावत है पुराने कहे गए हैं, तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल उन्होंने कुछ देखा है जो बुजुर्ग लोग, उसके बाद ही वो कह के गए हैं। दोस्तों इनका कहना सिंपल सा है कि पहले इनके माता पिता ने इनमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बिल्कुल। और अगर इन्वेस्ट किया है तो उसको आज मिल रहा है उनको। पहले हो सकता था, ये बोल रहे हैं भाई छोटी छोटी चीज भी 1 रुपए के लिए भी मम्मी पापा के पास जाते थे, लेकिन उस समय जाते थे। लेकिन आज तो वो उनके मम्मी पापा गर्व से कह सकते हैं कि भैया बिल्कुल आज हमारा बेटा ऐसा ही है और अच्छी खासी सैलरी भी है, ठीक है। तो आज कहीं वो आवश्यकता नहीं है, तो क्यों उन्होंने पहले लगाया है। और अगर आप माता पिता हैं, जो कुछ पेरेंट अगर लोग अगर इसको सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी आप अपने जो बच्चे हैं, है ना, जो स्टूडेंट हैं, है ना, उनमें आप इन्वेस्ट करिए। निश्चित रूप से देखो समय लग सकता है, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है इनका पहली बार में सिलेक्शन हुआ, कई भाई लोगों हो सकता है 2 3 4 बार भी होता है, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत और निरंतर मेहनत करिए। निरंतर मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों अब अंत में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो रेलवे में एसआई के लिए अगर कोई कुछ जो स्टूडेंट हैं वो अगर तैयारी करना चाहें तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आप बता सकेंगे या 2-3 पॉइंट इनको निरंतर फॉलो करें तो वो सफल हो सकते हैं, ऐसा कुछ बताएं आप। सबसे पहले ये जो है मैं मेरा फंडा बताता हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने से अच्छा होता है। तो मैंने कभी 4 बजे उठा नहीं हूँ। पहली बात तो मैं क्या करता था कि 8 बजे या 9 बजे उठता था। उसके बाद कोचिंग जाता नहीं था, तो वहाँ पे रूम में बैठ के 8-9 बजे खाना वाना खा के आराम से चाय वाय पी के पढ़ाई करना शुरू करता था। दिन भर फ्री बैठे रहते थे तो दिन भर पढ़ाई करते रहते, काम कुछ नहीं था, घर वालों ने बोल दिया था तेरे को पढ़ना है खाली, तो दिन भर पढ़ता था। उसके बाद फिर 12-1 बजे तक खाना खाया, फिर पढ़ने फिर गए, और मन होता था तो 5 मिनट सो लेते थे, जिसको पावर स्लिप बोलते हैं। उसके बाद फिर पढ़ना, तो रात को खाना खाया फिर पढ़ना शुरू। तो 9 बजे से सुबह में 4 बजे तक पढ़ता था, रात को 8-9 बजे से सुबह 4 बजे तक, और कभी कभी 5 भी बज जाते थे। तो मेरा मानना ये है कि अगर सुबह जल्दी उठ रहे हैं आप तो पूरा दिन भर आपका खराब होता है, आलसी उबासी में चला जाता है। तो जो इसके हैबिचुअल हैं वो उठ सकते हैं। बाकी मेरी राय ये है कि रात को पढ़ाई करें, तब बिल्कुल शांत रहेगा माहौल, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मेरा यह था। और जो 10-12 तक होता है कि आप जल्दी उठ के पढ़ाई करेंगे तो याद रहेगा, तो वो ठीक है। पर कॉम्पिटिशन एक अथाह समुंदर है, इसके अंदर अगर आप सुबह उठ के पढ़ाई करना चाहते हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो कोई काम नहीं आएगा। सही बात। तो रात के टाइम में स्टडी करता था और वो ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ मेरे लिए। और रात के टाइम ज़्यादा ऐसा करना चाहिए आपको कि जब नींद आने लग जाए तो मैथ रीजनिंग स्कोर करने लगा, और जब नींद ना आए तब जीके जीएस पढ़ते रहें और कंटिन्यू। और लेवल आपका पीसीएस या यूपीएससी लेवल तक का होना चाहिए, ताकि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व कर पाएं। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने सुना भाई आजाद सिंह जी सोलंकी को
जिन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में बताया आपको और किस प्रकार से इन्होंने तैयारी करी इसके बारे में बताया। निश्चित रूप से आपको इनसे प्रेरणा मिली होगी और आप भी इसी प्रकार से निरंतर मेहनत करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और अभी तक आपसे मैं कहना चाहूँगा, एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरा हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन न होता है, नहीं होगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। पर मैं उसको बोल रहा हूँ, उसको ऐसे सोचना चाहिए, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा। क्या बात है। एक नया क्वेश्चन मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि खुद की कार होगी, मैं कभी प्लेन में ट्रेवल कर सकूँगा। अब मैं ट्रेनिंग सेंटर से आ रहा हूँ तो प्लेन में आ रहा हूँ, अब जा रहा हूँ तो प्लेन से जा रहा हूँ। क्या बात है। और पहले रिश्ते के लिए ऐसा होता था कि लोग सिलेक्ट करते थे कि भैया शादी इससे करें, इस लड़के से करें, इस लड़के से नहीं करें। आज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि किससे शादी करना है, किससे नहीं करना। ये चेंज होता है। तो आपकी लाइफ में ये परिवर्तन हो जाएगा कि लोग आपको जज नहीं करेंगे, आप लोगों को जज करेंगे कि मेरे को किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है। तो ये एक राठौर सर हैं जो मोटिवेटर हैं, आपने देखा होगा कभी यूट्यूब पे। तो सिलेक्शन नहीं होना और होना, दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे एक ग्लास भरा है, ग्लास रखा है, तो बहुत सारे उसको बोलते हैं आधा खाली। तो मैं कहूँगा उसको कहिए ना आधा भरा है, तो आधा और भरने में कितना समय लगता है। सही बात है। तो आप जो भी आप ग्लास मिले, बोतल मिले, उसको ऐसे समझिए कि आधा भरा हुआ है मेरे पास, तो आपके पास नॉलेज है, बस 2-3 घंटे स्टडी और बढ़ाइए और उसको एक लेवल तक आ जाइए। तो सब क्या सोचते हैं कि यार मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग हंसेंगे। अरे भाई, पर जब सिलेक्शन हो जाएगा तब क्या होगा वो सोचिए। हंसेंगे तो केवल आपके गांव वाले, समाज वाले हंस लेंगे, पर जब सिलेक्शन होगा तो पूरे जिले में जाने जाएंगे। और पूरे एमपी में हम मुश्किल से 7 या 8 लोग हैं जिनका एसआई में सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी अच्छी मान, पद, प्रतिष्ठा मिलती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। और पढ़ने में जो छोटे लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी आप जाके सीखिए। जैसे मेरे यहाँ पे गोकुल सिंह सोलंकी है, बिल्कुल। कभी कभी अगर मुझे नहीं आता था तो मैं उससे तक जाके पूछता था कि यार गोकुल क्या होगा, जबकि वो मेरा जूनियर है। और श्यामलाल जी ये मेरे सीनियर है। कभी कभी ऐसा लगता था कि पूछना है तो इनसे जाके पूछते थे। और भी लोग हैं कि यार दौड़ना कैसे है, जंप कैसे करना है। हमारे यहाँ पे जैसे एक भूपेंद्र सिंह जी हैं, वो एथलेट में उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर वो एक सामने से दौड़ के एक भैंस कूद जाते हैं। तो मैंने उनसे सीखा कि अपने को कूदना कैसे है। सही बात तो है। प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, तो आपको सीखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और आप सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। और सबसे ज़्यादा ये कि आप प्रॉपर गाइडेंस में स्टडी कीजिए। 100% प्रॉपर, बिना प्रॉपर गाइडेंस के कुछ भी काम नहीं होना है। सही, दिशाहीन स्टडी आपको किसी अलग दिशा में ले जा सकती है दोस्तों। इसलिए बिल्कुल आप किसी के मार्गदर्शन में रहिए और तैयारी करिए। और इन्होंने बताया है कि आप ये ना सोचें कि नहीं होगा सिलेक्शन तो क्या होगा। ठीक है, लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे, बोलते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, मैं बोल रहा हूँ आप प्रयास करते रहिए। क्या बोलते हैं कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक ना हो सको सफल, और जब तक ना हो सको सफल, नींद और चैन को त्यागो तुम। और जब तक ना हो सको सफल, नींद और चैन को त्यागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन बताई है। हम इंटरव्यू बंद कर रहे थे और इन दौरान बताया कि नहीं ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण लगी मेरे को बात। क्वेश्चन होना था। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार भैया अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, इतने साल वेस्ट हो गए। वेस्ट नहीं हो रहे हैं दोस्तों, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 100% आपको इसका बिल्कुल फल मिलेगा। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम इस प्रकार के प्रोग्राम आप तक लाएं तो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत।